नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग डेली की तरह यहाँ पर वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्वेश्चंस लगा रहे हैं, लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके सामने रेगुलरली यूनिट टेस्ट आ रहे हैं और जिसमें अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे सामने है यूनिट टेस्ट 13, जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके 15 हैं, लेकिन उनका जो एनालिसिस है वो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के बराबर है। तो आप उनका एनालिसिस जरूर देखें, ठीक है। और इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, आपकी सारी जो आपकी तैयारी है वो आप में काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फंक्शनल लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो फंक्शनल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, इनको दूसरे फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है, जो फंक्शन के रूप में काम करती हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है? इन्हीं को कहा जाता है एप्लीकेशन लैंग्वेज। क्योंकि जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन मोबाइल में है, जैसे कहने का आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो किसके थ्रू देख रहे हैं? यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो यूट्यूब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़ होती हैं या जो अपलोडेड वीडियो होती हैं पर्टिकुलर किसी सर्वर पर, वो आपको यूट्यूब सर्वर से आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में फंक्शनल लैंग्वेज का प्रयोग करके आपके सामने सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लैंग्वेज को फंक्शनल लैंग्वेज को एप्लीकेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। फंक्शनल लैंग्वेज में गणितीय शैली होती है, यानी मैथमेटिकल पूरा क्राइटेरिया होता है और इसी में इसके फंक्शंस आपके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से सबसे प्रसिद्ध फंक्शनल लैंग्वेज कौन है? LISP है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कंप्यूटर की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, CPU होता है, उसके द्वारा इस मशीन लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की मौलिक भाषा है, क्योंकि जो कंप्यूटर है केवल एक प्रकार की लैंग्वेज जानता है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो LEN इसका मतलब होता है लेंथ, LENGTH, इसका मतलब क्या होता है? लेंथ। तो जो सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए LEN टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का टेक्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट के द्वारा ही इसमें लेंथ को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं को सारा बताता चल रहा हूँ, ठीक है। जो वित्तीय फंक्शन होता है इसको FV फंक्शन यानी फाइनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तार्किक होता है, इसको AND फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। एक्सेल जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है इसको इवन एक्सेल फंक्शन, सम फंक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग इसके द्वारा बता सकते हैं। तार्किक फंक्शन के द्वारा एंड, नॉट और इन सब का प्रयोग करते हैं कि या तो ये या तो वो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब किस में आएंगे? तार्किक फंक्शन में आएंगे, ठीक है। और जो PMT फंक्शन, IRR फंक्शन, ये सब आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं, तो वित्तीय फंक्शन में आएंगे। और मैथमेटिकल में आपके जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन में आएंगे। तो जो लेंथ होती है घटाया और बढ़ाने जाने वाली, तो ये LEN फंक्शन में आएगी, यानी कि आपकी किस में आएगी? टेक्स्ट वाले फंक्शन में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका डिवाइस नहीं है? तो गो टू मीटिंग, इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। सिस्को वेबएक्स, इसके द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। स्काइप, सभी लोग जानते हैं स्काइप के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। लेकिन जो एजुअर है, AZUAR, ये आपका डाटा को इकट्ठा करने वाला एक डिवाइस, मतलब क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सर्विस है, ये इससे आपका वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो विंडोज 10 मार्केट में 2015 में आया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का एक प्रकार का आपका ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो विंडोज़ 8.1 का अनुक्रमिक रूप अगले 2 वर्ष बाद पहले जारी किया गया और 15 जुलाई 2015 को विनिर्माण के लिए जारी किया गया था। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए 29 जुलाई 2015 को आम जनता के लिए विंडोज़ 10 प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और विंडोज़ 7 की अगर हम बात करेंगे तो ये 22 जुलाई 2009 को आया था और सभी लोगों के लिए 22 अक्टूबर 2009 को प्रोवाइड करा दिया गया था। और लगभग 3 वर्ष पहले इसके कौन सा विंडो विस्टा जारी की गई थी? तो ये सारी जानकारी याद रखनी है। और वर्तमान में विंडो 11 आपके सामने आ चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन है? संचार का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र, जो डाटा को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने वाला ये है ट्रांसफ़र, ठीक है। प्रोटोकॉल और IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। TCP का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP का फुल फॉर्म है। और IP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है, ठीक है। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग हाइपर मीडिया दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। और जो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब
इंटरनेट पर सभी संसाधन और उपयोग करता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये एक सर्वर से क्लाइंट तक एक नेटवर्क पर कंप्यूटर फाइलों को स्थानांतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इंटरनेट ट्रांसफ़र की बात की जा रही थी, तो TCP और IP ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, ठीक है, एंड एम्बेडिंग। ये आपको सारी जानकारियाँ दिमाग में रखनी है, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। OLE का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्निक है जो कई सोर्सेज से विभिन्न स्वरूपों में लिखे गए एप्लीकेशन डाटा को ऑब्जेक्ट को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच एक रिलेशन बताने की प्रक्रिया है, और एम्बेडिंग जो आंकड़े हुए हैं उनसे प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करता है, उनसे आपका मेन चीज़ निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 है, MS एक्सेल में, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसकी जो वर्कशीट होती है इस प्रकार की वर्कशीट होती है, और इसमें इस प्रकार से आपके रोज़ और कॉलम, जिनको सेल कहा जाता है, इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें कहा गया सबसे ऊपर वाला होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फॉर्मूला वार। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मूला वार कहा जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होती है, और अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, तो वो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, ये सब के सब स्टोरेज डिवाइस आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क या SSD वगैरह, वो आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको फुल फॉर्म वगैरह ये आपको दिमाग में पढ़ के जाने हैं एक बार। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रिडू, ये सारे किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं? ये आपके होम मेन्यू में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर हम बात करेंगे कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है वो आपका क्या है? Ctrl+C है। किसी चीज़ को जो कॉपी किया उसको पेस्ट करने का Ctrl+B है। ठीक है, और अगर किसी को कट करना है तो उसका फुल फॉर्म CTRL+ आपका X है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अंडू का मतलब होता है जो आपसे डिलीट हो गया इसको वापस लाने के लिए जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका CTRL यानी Ctrl+Z है, और वापस जो उसको फिर उसी प्रक्रिया में वापस लाने के लिए इसको बोलते हैं रिडू, इसका है Ctrl+Y। तो ये सारी आपको शॉर्ट फॉर्म भी बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं Ctrl+B का, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर लिखा है इसको बोल्ड करना है, मतलब हाईलाइट करना है, तो CTRL+B दबाइए, सिलेक्ट करके आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कैप्चा। सभी लोग जानते हैं, कभी आप डिफरेंट वेबसाइट पे गए होंगे तो वहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरने के लिए कहा जाता है। तो कैप्चा कोड क्या है? इसका उपयोग ये जांच करने के लिए किया जाता है कि जो फॉर्म फिल कर रहा है या जो वेबसाइट विजिट कर रहा है वह रोबोट तो नहीं है या ह्यूमन है। तो ह्यूमन और रोबोट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों में पंजीकरण से पहले कैप्चा कोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि जो कैप्चा शब्द है पहली बार 2003 में लुइस वॉन आय, मैनुअल ब्लम, निकोलस जेहापर और जॉन लैंगफोर्ड द्वारा गढ़ा गया था। वन टाइम पासवर्ड जिसको OTP का फुल फॉर्म आपको ये भी ध्यान रखना है, जो केवल लॉगिन सत्र के लिए मान्य होता है, इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कैप्चा का अर्थ है कंप्यूटर और मानव को अलग बताने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण, जिससे ये पता चल जाता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है वो आपका ह्यूमन है या फिर आपका रोबोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की MS एक्सेल 2007 में स्पेलिंग को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो है आपकी F7 की। F7 की का इस्तेमाल आप जो स्पेलिंग एरर्स होती हैं उनको फाइंड करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सारी शॉर्टकट की जी हैं वो आपको याद रखनी है। CTRL+9 एक नई वर्कशीट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। CTRL+O एक मौजूदा वर्कशीट को खोलने के लिए यानी ओपन के फॉर्म में इसका प्रयोग करते हैं। Ctrl+S सेव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F12 जो एक्टिव वर्कशीट है उसको नया नाम देने के लिए यानी कि रिनेम, अगर आपको किसी वर्कशीट को रिनेम करना है तो F12 का प्रयोग करेंगे। CTRL+W ये एक्टिव वर्कबुक को बंद करने के लिए। CTRL+C ये आपका क्लिपबोर्ड पे कॉपी करने के लिए। CTRL+X कट करने के लिए, और CTRL+B पेस्ट करने के लिए। ये आपको सारे शॉर्ट फॉर्म भी दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मैनेजमेंट IO मैनेजमेंट है, लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। DBMS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को डाटाबेस में जानकारी बनाने, हेरफेर करने और पुनर्प्राप्त करने और संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। होटल आरक्षण प्रणाली से लेकर स्वचालित टेलर मशीन तक अनेक स्वरूपों में इसका प्रयोग करते हैं। DDBMS एक वितरित डेटा प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डेटाबेस मैनेजमेंट, ये इसी में आता है। तो ये एक प्रकार का आपका क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL का फुल फॉर्म होता है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे HTTP एक प्रोटोकॉल है, ये सब आपके फुल फॉर्म दिए गए, फाइल index.html। ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनसे क्या होता है, जो इनपुट किया आपने कंप्यूटर में वो प्रोसेसिंग होकर बाहर निकले। ठीक है, तो कंप्यूटर से बाहर निकले। तो वेब कैमरा ये आपका इनपुट है, क्योंकि इसमें आपकी जो पिक्चर है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है। ठीक है, स्पीकर क्या होता है, इसमें जो साउंड होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर के प्ले होने के बाद बाहर की ओर आती है। लाइट पेन में डाटा अंदर जाता है, OMR में भी डाटा अंदर जाता है। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये 15 क्वेश्चन देखे और उनका जो एनालिसिस देखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन हिट कर दें, और वीडियो आपको पसंद आ रही है और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और नई वीडियो लाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।